हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रहलाद सिंह। मैं लेके हूँ आज आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी के सेकेंड पेपर बायोटेक्नोलॉजी सीरीज। इसमें हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वेक्टर। तो वेक्टर में हमने प्लाज्मिड वेक्टर देखा, उसके इंट्रोडक्शन को देखा, टाइप ऑफ वेक्टर देखा, उसके बाद प्लाज्मिड वेक्टर के पीबीआर 322 को देख लिया था एंड उसके दो और सिम्टम्स थे और अलग अलग टाइप्स थे, मैंने उनको कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद बैक्टीरियोफेज वेक्टर देखा था। अगले क्लास में हमने बैक्टीरियोफेज के बाद अगला जो क्लास था उसी का टाइप 1 को कंप्लीट किया था और आज हम लेके आए हैं टाइप 2 लेम्डा वेक्टर यानी बैक्टीरियोफेज लेम्डा वेक्टर का टाइप 2 देख लेते हैं, जिसका नाम है रिप्लेसमेंट वेक्टर। तो चलिए ये डील करते हैं आज के क्लास में रिप्लेसमेंट वेक्टर। ये नॉलेज बूस्टर क्लास होगा, आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ जरूर ग्रोथ कराएगा। पेपर पॉइंट से 5 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा सा लगातार आता रहता है, इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट करिएगा और सारे स्टूडेंट के पास शेयर करिए। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसे जूलॉजी के क्लासेस में लगातार आपको अपडेट करता रहूं, जिससे आपकी स्टडी कंप्लीट होते रहे। तो चलते हैं रिप्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं। तो इसी रिप्लेसमेंट वेक्टर को थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं कि आखिरकार रिप्लेसमेंट वेक्टर कहता क्या है। तो देखो स्टूडेंट, जो हमारे वेक्टर होते हैं वो किसी ना किसी डीएनए सीक्वेंस को एक होस्ट से मतलब डीएनए सीक्वेंस को क्लोनिंग कराते हैं, मतलब पहुंचाते हैं, मैसेजिंग का काम करते हैं। स्पेशली इनकी बात किया जाए तो यहाँ पे जो हमारे स्पेशली रिप्लेसमेंट वेक्टर हैं, ये भी एक प्रकार के वेक्टर होते हैं जो हमारे पास लेम्डा फेज वेक्टर होता है। क्या होता है? लेम्डा फेज वेक्टर होता है। वो इसी के कहीं ना कहीं डेरिवेटिव होते हैं। क्या होते हैं? उसी के कहीं ना कहीं डेरिवेटिव होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे रिप्लेसमेंट वेक्टर होते हैं, ध्यान देना, ऐसा माना जाता है कि जो मेरे रिप्लेसमेंट वेक्टर होते हैं, अभी हम चलेंगे फिगर पे तो देखेंगे कि रिप्लेसमेंट वेक्टर जो होते हैं उनमें जो लेम्डा फेज का डीएनए का अनिवार्य भाग, ठीक, डीएनए का जो अनिवार्य भाग होता है लेम्डा फेज का, ध्यान समझना क्या कहना चाह रहा हूं। कहना चाह रहा हूं कि यदि इतना बड़ा हमारा कोई वेक्टर है, इस वेक्टर में ये जो सीक्वेंस इतना पाया जा रहा है, ये सीक्वेंस हमारे पास किसका है? ये सीक्वेंस पाया जा रहा है लेम्डा फेज का। किसका पाया जा रहा है स्टूडेंट? ये पाया जा रहा है लेम्डा फेज का। चलो, ये हमारे पास लेम्डा फेज बता रहा है। तो लेम्डा फेज का ये डीएनए वाला सीक्वेंस है। क्या है? लेम्डा फेज का डीएनए वाला सीक्वेंस है। कौन वाला स्टूडेंट? ये बीच वाला लेम्डा फेज का डीएनए सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस को किसी फॉरगेन डीएनए के वजह से, मतलब इस सीक्वेंस को हम क्या करेंगे? किसी भी एफ डीएनए, ध्यान देना, किसी भी एफ डीएनए के सीक्वेंस से चेंज कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। इसी को हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? इसी को रिप्लेसमेंट वेक्टर। अब ध्यान देना कि एस लेम्डा फेज डीएनए सीक्वेंस को जब फॉरगेन डीएनए सीक्वेंस से चेंज कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो वो हमारा रिप्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। क्या होगा? रिप्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। और ध्यान देना, ये जो पूरा का पूरा हमारा भाग यहां से खत्म हुआ है, ध्यान देना, ये जो पूरा का पूरा भाग हमारा ये वाला खत्म हो रहा है। कौन वाला? यहाँ पे लेम्डा फेज डीएनए वाला सीक्वेंस, जो डिलीटेड रीजन है, जो हम डिलीट कर रहे हैं, जो हटा रहे हैं, रिप्लेस करने पे जो हटा रहे हैं, इनको सफर फ्रेगमेंट बोला जाता है। क्या बोलता है? सफर फ्रेगमेंट के नाम से जानते हैं। तो आपको एक चीज तो यहां पे क्लियर हो जाना चाहिए कि इस प्रकार के वेक्टर में, रिप्लेसमेंट वेक्टर में, हम लेम्डा फेज डीएनए के सीक्वेंस को किसी फॉरगेन डीएनए के सीक्वेंस से रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास रिप्लेसमेंट वेक्टर बनता है। और जो हमारा डिलीटेड भाग है, ये पूरा का पूरा जो डिलीट हुआ भाग है, इसको हम स्पेशली सफर फ्रेगमेंट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? सफर फ्रेगमेंट। कभी मल्टीपल चॉइस में आता है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सफर फ्रेगमेंट की बात क्या करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिप्लेसमेंट वेक्टर होगा, उसमें जो डिलीटेड भाग होता है उसी को सफर फ्रेगमेंट बोला जाता है। और किससे डिलीट होगा? ये डिलीट होता है फॉरगेन डीएनए, मतलब बाहर से जो हमारा विदेशी डीएनए आया है, जब उसको हम किसी डीएनए में डलाते हैं, लगाते हैं, तो हमारे पास लेम्डा फेज डीएनए बाहर चला जाता है। ठीक, अब देखो, इतनी तो कहानी तो इस वाले फेज में आती है, लेकिन ऐसी ध्यान देना होता है स्टूडेंट कि जो हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास रिप्लेसमेंट वेक्टर होते हैं, रिप्लेसमेंट वेक्टर में जो क्लोनिंग के लिए आखिरकार
वेक्टर तो हम यूज करेंगे क्लोनिंग के लिए, तो ध्यान देना कि जो हमारे रिप्लेसमेंट वेक्टर होते हैं जो क्लोनिंग कराया जाता है या क्लोनिंग के लिए दिया जाता है, तो यहाँ पे रिस्ट्रिकेशंस एंजाइम के लिए, क्या रिस्ट्रिकेशंस एंजाइम के लिए कम से कम 2 साइट का होना जरूरी होता है। क्या होता है? 2 साइट का होना बड़ा जरूरी होता है। मतलब कहीं ना कहीं इस वाले सेक्शंस में हमको 2 साइट बड़ा आसानी से मिल जाएंगे। ठीक, क्या मिल जाएगा? 2 साइट हमारा कैसा मिल जाएगा? रिस्ट्रिकेशन साइट मिल जाएंगे। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। अब देखो, जो 2 साइट रिस्ट्रिकेशंस के मिल जाएंगे, तो अब हमारे पास रिस्ट्रिकेशंस का मतलब होता है कटर साइट। कटर साइट मतलब जैसे यहां पे कटर साइट ही पाया जाता होगा, क्या होगा? यहां पे कटर साइट ही पाया जाता होगा। 2 साइट मिलेंगे तभी तो हम किसी को कटर करके डालेंगे। क्या करेंगे? तभी तो हम किसी को कटर करके डालेंगे। जैसे यहां पे हमारा मिल जाएगा, तो अब यहां से हम कटर कर लेंगे। बिना रिस्ट्रिकेशन साइट के हम किसी भी डीएनए को किसी भी वेक्टर के अंदर नहीं लगा सकते, ये आपको पता होना चाहिए। बिना रिस्ट्रिकेशन साइट के किसी भी फॉरगेन डीएनए को हम किसी भी रिप्लेसमेंट वेक्टर या एनीवन कोई भी वेक्टर हो उसके अंदर उसको हम इनेल नहीं कर सकते, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब रही बात थोड़ी सी और जानकारी की कि जो हमारे वेक्टर होते हैं जिसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट वेक्टर, ठीक, आरवी के नाम से इसको जानते हैं। तो रिप्लेसमेंट वेक्टर की यदि हम बात करें वेटेज की, तो ये दिखाता है लगभग 20 से 26 या 26 कर लो, 26 किलो बेस पेयर। ठीक, किलो बेस पेयर के फॉर्म में ये दिखाई देंगे। अब ध्यान देना, जब ये 20 से 26 किलो बेस पेयर हैं, तो ऐसा देखने में नहीं लग रहा है कि काफी छोटे होते हैं। क्या होते हैं? काफी छोटे होते हैं। और इनकी जो जीनोम होते हैं, कितने? 20 से 26 किलो बेस पेयर के जो जीनोम होते हैं वो बड़ा आसानी से किसी भी फॉरगेन डीएनए से रिप्लेस हो जा सकते हैं या फिर रिप्लेस किया जा सकता है। इस चीज को आपको पता होना चाहिए कि जितने कम साइज के हमारे वेक्टर होते हैं, कितनी कम न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर के हमारे वेक्टर होते हैं, वो उतना फास्ट ग्रोथ करते हैं और उतनी अच्छी क्लोनिंग सीक्वेंस को नजर देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं दिखाते हैं। अब रही बात एग्जाम्पल की, जो मैं यहां पे लेके आया हूं, मैं एग्जाम्पल यहां पे लेके आया हूं, यहां पे EMBL3, क्या है? EMBL3 है और EMBL4। तो EMBL3 एंड EMBL4 ये स्पेशली लैम्डा वेक्टर के 2 सीक्वेंस हैं जो दोनों रिप्लेसमेंट वेक्टर को नजर करते हैं, मतलब नजर मतलब दिखाते हैं। ठीक, अब ध्यान देना, इन दोनों सीक्वेंस की पहले जानकारी बात कर लेते हैं कि इन दोनों सीक्वेंस में जो इनकी लंबाई होती है, रिप्लेसमेंट वेक्टर होते हैं, जो इनकी किलो बेस पेयर होता है, वो लगभग इन्हीं के रेशियो के बीच होता है। खासकर हम बात करें तो लगभग 23 किलो बेस पेयर मिलता है। कितना मिलता है? 23 किलो बेस पेयर मिलता है। तो 23 किलो बेस पेयर के ये पूरे फॉरगेन डीएनए वाले के साथ पाए जाते हैं। अब ध्यान देना कि इतना तो इनका वेक्टर साइज है, मतलब ये तो हमारे क्लोनिंग वेक्टर का साइज है, लेकिन जो हमारा फॉरगेन वेक्टर होता है, जो इनकी साइज होती है, वो लगभग 26 किलो बेस पेयर के आसपास आता है। कितना आता है? 26 किलो बेस पेयर आता है। अब देखो, 26 किलो बेस पेयर का हमारा फॉरगेन डीएनए है और यहाँ पे 23 किलो बेस पेयर का हमारा, यहाँ पे ये दोनों वेक्टर हैं। कौन कौन? EMBL3 एंड EMBL4। अब ये बात फंसती है कि दोनों जो भाग होते हैं वो कैसे कंप्लीट करते हैं। तो ध्यान देना, इनका जो सेंट्रल पोजीशन होता है, सेंट्रल पोजीशन में यहाँ पे 44 किलो बेस पेयर के मटेरियल होते हैं। कितने होते हैं? सेंट्रल, किसी भी फॉरगेन डीएनए के सेंट्रल पॉइंट्स में 44 किलो बेस पेयर के न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे 44 किलो बेस पेयर के जब कहीं ना कहीं न्यूक्लियस पॉइंट मिल रहा है किसके? किसी फॉरगेन डीएनए का, वो एंट्री करता है किसमें? इसी में एंट्री करेगा। कहां करेगा स्टूडेंट? इसी में एंट्री करेगा। अभी हम फिगर दिखाएंगे आपको। ठीक, इसमें जब एंट्री करता है तो वो स्पेशली क्या बनाता है? वो पूरे के पूरे भाग को, किसके भाग को? इस वाले भाग को रिप्लेस कर देता है। मतलब 44 जैसे ही आएगा इसके सेंट्रल में, ये पूरा का पूरा पॉइंट जो हो गया, ये वाला पॉइंट पूरा हमारा क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। ये किसका पॉइंट स्टूडेंट है? ये पॉइंट है इस वाले डीएनए का। कितना है? 23 किलो बेस पेयर जो बता रहा है, ये फॉरगेन डीएनए का है, सॉरी यहाँ पे लैम्डा फेज डीएनए का है। जब हमारे पास फॉरगेन डीएनए 44 किलो बेस पेयर के साथ आता है, तो ये इस वाले लैम्डा फेज डीएनए के सीक्वेंस को रिप्लेस कर देता है और अपने 44 किलो बेस पेयर को इस
रिप्लेसमेंट वेक्टर में कहीं ना कहीं स्टेबल कर देता है। ठीक, अब ध्यान देना, अब बात करते हैं यूजेज की। आखिरकार इस रिप्लेसमेंट वेक्टर का यूज कहां करते हैं? तो एक चीज बता दूं कि इस रिप्लेसमेंट वेक्टर का यूजेस तो खासकर जीनोम लाइब्रेरी में किया जाता है कि डिफरेंट टाइप्स के जो जीनोम लाइब्रेरी है वहां पे करते हैं। एंड जो एसेरिस्टिया कोलाई होता है एंड यू सेल्स हमारे जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के जितने भी जीनोम्स होते हैं उसके स्टडी के लिए भी कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट वेक्टर का यूज किया जाता है। अब इतनी तो जानकारी आपको मिल गई, अब चलते हैं हम पॉइंट्स को देख लेते हैं। आखिरकार ये जो हमारे कुछ सीक्वेंस बता रहे हैं, इन सीक्वेंस को किस आसानी के किस बेस के साथ हम कंप्लीट करें अपने पेपर पॉइंट से। यदि आपको 5 नंबर के लिए पूछता है तो जितना मैंने बताया आप उतना ही उसको समझा दोगे तो आपका 5 नंबर वो कंप्लीट कर देगा। लेकिन रही बात सीक्वेंस की, सीक्वेंस को बताना बड़ा जरूरी है, तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स आपको देंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट हमारे पास हो जाएगा, नंबर 2 एंड नंबर 3। ठीक, इन तीनों पॉइंट्स की जब बात करें, पहला हमारा प्रेडिकेटेड लिंकर साइट बता रहा है कि ये लिंकर सीक्वेंस का मतलब होता है लिंक करने वाले। कौन होते हैं? लिंक करने वाले। मतलब ये होगा कि जो हमारा रिप्लेसमेंट वेक्टर होगा, रिप्लेसमेंट वेक्टर के 2 साइड्स होंगे। ध्यान देना यहां से। ठीक, क्या होगा? ऐसा कोई हमारे पास सीक्वेंस बताया जाएगा। ठीक, ऐसा कोई सीक्वेंस होगा, यहां से ये बता रहा है कि ये लिंकर साइट होंगे। क्या होंगे? लिंकर साइट्स होगा। लिंकर साइट वे साइट्स होते हैं जहां से किसी भी फॉरगेन डीएनए को लिंक किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो एक चीज आपको पता हो गया स्टूडेंट कि ये दोनों हमारे जो साइट्स हैं कहीं ना कहीं ये हमारे पास पहला साइट दिखा रहा है और दूसरा सीक्वेंस ये बता रहा है। दोनों सीक्वेंस में कम से कम 5 से 6, ध्यान देना, दोनों सीक्वेंस में कम से कम 5 से 6 न्यूक्लियोटाइड दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? 5 से 6 न्यूक्लियोटाइड दिखाई देते हैं जो एक सीक्वेंस में एक जीनोमिक कंडीशंस में नजर आते हैं, जैसा यहां पे आ रहा है। ठीक, इस चीज को आप जानते हैं। ठीक, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। अब यहां पे ये इंसर्ट की बात कर रहा है कि यहां पे 4 हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक, 4 नाइट्रोजनी बेसिस के पॉइंट्स हैं, जैसे एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन एंड यहाँ पे थायमिन और साइटोसिन के जो सीक्वेंस बता रहा है, ये इंसर्ट की बात कर रहा है। अब इंसर्ट हमारे पहले प्रेडिकेटेड लिंकर सीक्वेंस से होंगे और दूसरा जो एब्जॉर्ब की बात कर रहा है, एब्जॉर्ब लिंकर। तो एब्जॉर्ब लिंकर सीक्वेंस में यहां पे 4 टाइप्स के 4 टाइप्स के लिंकर मिलेंगे और इस 4 टाइप्स के लिंकर में जो हमारा क्या बता रहा है, यहां पे गुआनिन, एडेनिन और थायमिन और साइटोसिन 4 सीक्वेंस फिर दिखाई देंगे हमको दूसरे वाले सेक्शंस में। पहले वाले सेक्शंस में 4 सीक्वेंस, दूसरे वाले सेक्शंस में 4 सीक्वेंस। अब बता रहा है कि ये स्पेशली बाम से क्यों ले रहा है, तो बाम की बात करेंगे, ये क्या है? इंटरेक्टेड। क्या बात करें? ये एक ऐसा साइट पाया जा रहा है जहां से हम ठीक तरीके से फॉरगेन डीएनए को लिंक करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फॉरगेन डीएनए को लिंक करा सकते हैं। अब देखो, दोनों को इंसर्ट कर लिया गया, हटा लिया गया। अब यहां पे बात करते हैं कि जो मेरे पास बिल्डिंग पावर होगा, हम यहां पे EMBL3 को लिंक करेंगे, यानी बनाएंगे। किसके साथ बनाएंगे? जो हमारे ऊपर के मिले हुए स्पेशली ये अलग अलग, ध्यान देना, ये क्या है? ये हमारे पास पूरे लिंकर ही हैं। क्या है? पूरे लिंकर ही हैं, अलग अलग लिंकर्स हैं। ठीक, अब इनमें लिंकर की जो इंपॉर्टेंस बता रहा है स्टूडेंट, लिंकर की इंपॉर्टेंस है कहां से, इस चीज को देख लेते हैं। ये एकेरेसिया कोलाई के रिस्ट्रिकेशन संजय एंडियोन्यूक्लियोजेज हैं। ठीक, अब इस सीक्वेंस में हमको 1 2 3 4 5 6 7, अब यहां पे 7 लिंकर्स मिल रहे हैं। इन 7 लिंकर में से किसी 3 लिंकर का होना बड़ा जरूरी है। कितना होना है? इस लिंकर में से किसी 3 से लेकर 6 लिंकर के बीच का होना बड़ा जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, इनको जब हम आगे चल के रिप्लिकेट कराते हैं तो हमारे पास एक सीक्वेंस मिलता है। ये देखो, जो पीएस सीक्वेंस है, क्या है? पीएस सीक्वेंस है। पीएस सीक्वेंस को हम स्पेशली देखो, ये पी है, ये एस है, इसी से बात करना। मैं यहाँ पे इन सबको लिखूंगा, थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए इसको छोटा छोटा लिखा है। तो ये हमारे पी हो जाएंगे, ये एस हो जाएंगे। ठीक, अब मैं दिखा दूंगा आप समझ जाइएगा उसको। अब इनके सीक्वेंस को अब माना जाता है कि ये कैसे हैं। अब ये देखो, इस साइड से दिखा रहे हैं। ठीक, यहां से ये जी के साथ आ रहा है। ठीक, इस चीज को आपको ध्यान लो, इसको ऐसे कर लो।
ठीक, ये ऐसे साइड्स हैं जो दोनों तरफ लिंक करेंगे। अब लिंक करने का साइज है क्या, हमको छोटा करना है। छोटा करने का मतलब हमको 5 से 6 सीक्वेंस चाहिए, कम से कम 3 से 6 चाहिए। अब यहाँ पे एक इनकी एक सीक्वेंस बनके तैयार होती है। किसकी सीक्वेंस बनके तैयार होती है, ये होती है EMBL3 के सीक्वेंस बता रहे हैं जो लिंकर के रूप में जुड़े होते हैं। ठीक, अब ध्यान देना स्टूडेंट कि ये सीक्वेंस इस कंडीशंस में निकाला है। दोनों इसके छोर पे क्या है, यहाँ पे SG एंड यहाँ पे GS के फॉर्म में दोनों किनारे सीक्वेंस हैं और ये दोनों पॉइंट्स हमारे कॉमन हो जाएंगे। दोनों को निकाल लेना, दोनों हमारे सबसे सिंपल बेस हैं। अब उसके बाद इनको यदि हम नीचे करते हैं कॉमन करके, ये जो हमारे दोनों पॉइंट्स है दोनों कॉमन है, दोनों को हटा लेते हैं, बाहर भेज देते हैं क्योंकि दोनों का मतलब नहीं है, क्योंकि यहां से यहां तक का मेन सीक्वेंस हमारा क्या है, एक कॉमन सीक्वेंस है, इनका यूजेज नहीं है। अब उसके बाद लास्ट में चलते हैं तो यहाँ पे देखो हमको 4 सीक्वेंस कहीं ना कहीं 4 से 6 सीक्वेंस बड़ा आराम से मिल जाते हैं। एक तरफ मिल जाता है, ये दूसरी साइड की बात कर रहा है, यहाँ पे जो इंसर्ट बात कर रहा है इसी जगह हमारा फॉरगेन डीएनए आएगा। ध्यान देना क्या आएगा, इसी जगह हमारा FDNA इंडिकेट करेगा। इस चीज को ध्यान देना, एक साइट हमारा ये लिंकर का हो जाएगा, एक साइट हमारा लिंकर का ये हो जाएगा। इधर से हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहां से 1 2 3 4 5 6 हमारे यहां मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 मिल जाएंगे। मतलब कम से कम 4 और बोलता क्या है, बोलता है कि 3 से 6 हमारे पास ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए जो एक दूसरे के ऊपर इंसर्ट हो सके, एक दूसरे के ऊपर चढ़ सके, आसानी से वो बता सके कि हम कैसे जोड़े हुए हैं। जैसे ध्यान देना, किसी को हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं, कोई हमारा इतना बड़ा फॉरगेन डीएनए होगा, क्या होगा, इतना बड़ा हमारा फॉरगेन डीएनए यानी FDNA होगा। ठीक, ये FDNA हो गया। अब ये इतना बड़ा यदि FDNA हो रहा है, इस FDNA में हमको एक चीज ध्यान देना होगा कि इसके इतने साइट और इसके इतने साइट पे 2 लोग होंगे, 2 लिंकर जुड़े होंगे। क्या होंगे, 2 लिंकर जुड़ा होगा। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखो पहला लिंकर क्या होगा स्टूडेंट, ये जो पहला लिंकर होगा इसका सीक्वेंस यहां से दिखाएगा जिसका नाम होगा GSPS, उसके बाद BR। ये एक सीक्वेंस यहां पे दिखाएगा और वही सीक्वेंस इधर नजर आएगा, क्या होगा, R होगा, B होगा, SP, S और G सीक्वेंस। ये दोनों सीक्वेंस के बीच में ही कोई ना कोई यहाँ पे जो हमारा फॉरगेन डीएनए दिखाई देगा। इसी के ये किसके वजह से आया है, ये डीएनए आया था यहाँ पे, हमने इंसर्ट हटाया था, मतलब इंसर्ट करने से पहले हम कहीं ना कहीं यहाँ से हम लैम्डा फेज डीएनए को रिप्लेस किए हैं। ये देखो सीक्वेंस साइट होते हैं। ठीक, आपको इसके बारे में जानकारी मैं छोटा सा आपको बताना चाहूंगा, स्क्रीन पे दिख जाएगा कि स्पेशली सबके फुल नेम क्या हैं। ठीक, यदि क्लास लंबा हो जाएगा, 5 नंबर का है, वैसे कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं इन सबका नाम दे दे रहा हूं स्क्रीन पे आपके, आप यहां से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम हम लेके आएंगे आपको कॉस्मिड वेक्टर। तो कॉस्मिड वेक्टर क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में पूछा जाता है एंड आपके एग्जामिनेशन पॉइंट्स के लिए, B.Sc के लिए भी एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिखाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।